Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मौसमी केबट और जानते हैं ये नायब तहसीलदार हैं, वर्तमान में फ्रंट लाइनर हैं। आप जैसा देख सकते हैं कोविड 19 सिचुएशन है, सभी लोग इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और ये लोग हमारी सिक्योरिटी में, हमारी सेफ्टी को लेकर काफी कंसर्न्ड हैं। थ्रू आउट द डे एंड नाइट इतने हैवी जो किट है उनको पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी लाइफ्स को एक प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी इन पर आ गई है। तो शुरुआत करते हैं इनके बेसिक इंट्रोडक्शन से और फिर जानेंगे हम इनकी पूरी जर्नी की, कैसे इन्होंने पीएससी के अटेम्प्ट्स लिए, क्या इनकी ग्रेजुएशन रही, किस तरीके से इनका सफर रहा, ये सब बातों को हम जानेंगे। तो मोस्ट वेलकम मौसमी जी, कैसे हैं आप? थैंक यू विकास, बढ़िया हूँ मैं। और सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, फ्रंट लाइनर्स डॉक्टर हैं, हम केवल फैसिलिटेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। जहां हम सपोर्ट कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं और हम बहुत छोटा सा है इस बहुत बड़ी बैटल का। ओके नहीं, बिल्कुल आप जो लोग कर रहे हैं, आप लोग भी मतलब बहुत, मैं देख रहा हूँ अभी इतने सारे मजदूर जो है वो माइग्रेशन कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो आप लोगों पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें अपने घर तक पहुंचाना। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है एंड हैट्स ऑफ टू दैट वर्क। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा मौसमी जी आपसे कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ मैं जानना चाहूंगा कि पीएससी की ओर आपने कब सोचा कि मुझे पीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? विकास, एक्चुअली जैसे लोगों का रहता है कि बचपन से उन्हें सिविल सर्वेंट बनना है, उस तरह से मेरा नहीं रहा कभी भी। हाँ, लेकिन एक हमेशा रहा है कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो मैं बताऊंगी कि मैंने एमएससी किया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से और उसके बाद मेरा प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सपीरियंस है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो परस्यू करते करते फाइनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और एक्चुअली हमारे पास उतनी पावर, अथॉरिटी और उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल जो लोग होते हैं उनकी हेल्प कर पाए। बिल्कुल। फिर फाइनली मेरे हस्बैंड भी सिविल सर्वेंट हैं, IRTS हैं, तो मैंने जब उनको देखा कि इतना मतलब शिद्दत से ये लोग पढ़ाई करके और आगे बढ़ के और एक्चुअली लोगों को हेल्प पहुंचाते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना फील्ड थोड़ा सा ट्विस्ट अगर कर देती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, तो मैं शायद ग्रास रूट लेवल पीपल तक अपनी हेल्प पहुंचा पाऊँ। डेफिनेटली मेरे लिए एक जैसे बोलते हैं कि मेरी इनकम तो है ही, इनकम तो मुझे वहां भी हो रही थी, बट ये जो सेटिस्फैक्शन है ये मुझे अब मिल रहा है। जी, ग्रेट। तो जब आप एमएससी कर चुकी थी ऑलरेडी और इतने बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटीज रही होंगी, तो फिर भी कभी ऐसा लगा कि ये मतलब कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, हमें लगता है कि जैसे लोगों की सेवा तो करनी ही है, लेकिन कोई एक फैसिनेटिंग साइट होती है, देखकर लगता है। पोस्ट को लेकर आपके क्या व्यूज थे कि मैं किस पोस्ट पर काम करना आप चाहती थी एमपीपीएससी को लेकर? देखिए, हर कोई जब प्री क्वालिफाई कर लेता है तो उसका एम है डिप्टी कलेक्टर बनना। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी वही सोचा था। हालांकि ये मेरी तीसरी बार अटेम्प्ट था जब मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला और मैं डेफिनेटली आगे भी करूंगी प्रयास, लेकिन फर्स्ट टाइम में हम सोचते हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, शायद हर कोई ये सोचता है, बट जब वहां क्लियर होती है तब रियलिटी पता चलती है कि हम कितनी तैयारी कर पाए और हमारे में क्या कमियां रही, फिर हम उसको सुधारते हैं और फिर फाइनली एंड अल्टीमेट एम हर किसी का डिप्टी कलेक्टर ही होता है, क्योंकि वही एक ऐसी पोस्ट है स्टेट सर्विसेज में जो सबसे ज्यादा अथॉरिटी और रिसोर्सेज वाली है, जिसमें हम सबसे ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट। नाउ कम्स टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रीलिम्स को लेकर जब हमने तैयारी स्टार्ट की, आपने स्विच किया एकदम से टेक्निकल फील्ड से, तो उस समय क्या चैलेंजेस आपको लगे प्रीलिम्स को लेकर कि इतने हमें एमपी लोकल भी पढ़ना है, SC/ST एक्ट भी पढ़ना है, हमें और भी जीएस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो क्या पहले डर लगा या कौन सी ऐसी चीज थी जिसके बाद आप नहीं मैं इसे कर सकती हूँ और ये बहुत इजी टास्क हो सकता है, तो क्या चैलेंजेस थे वो? देखिए, डर तो नहीं लगा,
जी। शुरू में मैंने थोड़ा कैजुअली लिया और प्रीलिम्स मेरा फर्स्ट टाइम में निकल गया था। ग्रेट। लेकिन मैं तैयारी शायद कहीं ना कहीं तैयार नहीं थी कि मेंस में मेरे 60 मार्क्स का डिफरेंस आया, जो कि जी। ह्यूज है। 1 मार्क्स में भी हम पोस्ट खो देते हैं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। फिर वापस सिलेबस लेकर बैठ के वर्ड टू वर्ड उसको मैच करके उसके टॉपिक्स निकाल के फिर तैयारी की। और प्रीलिम्स में खासतौर से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे ये लगी बाद में कि प्रैक्टिस इज द की। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने ज्यादा डाइवर्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में एक्चुअली प्रीलिम्स की है। अगर हम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करके बैठते हैं, बट प्रीलिम्स में वो प्रैक्टिस नहीं होती है। कहीं एलिमिनेशन मेथड, कहीं कई बार ऐसा होता है हमें नॉलेज नहीं होती है सब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि हमको एलिमिनेशन पता होता है कि ये सही नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, इस तरह से। ग्रेट, ग्रेट। जब पहली बार आपका प्रीलिम्स निकला तो उस समय मेंस को लेकर आपके क्या सोच थी कि कितना टाइम मिला और क्या स्ट्रैटेजी आपने जो है बनाई कि मैं अब मेंस को किस तरीके से तैयार कर सकती हूँ? जैसा मैंने बताया, मैं मेंस को लेके बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे क्योंकि मैंने एमएससी में फर्स्ट क्लास और गोल्ड मेडल लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो बहुत अच्छा कर पाऊंगी। ओवर कॉन्फिडेंस था। जी। और बना, मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले, जो कि नहीं हुआ। फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि जो हम सोचते हैं या जो हमारी स्कूलिंग हुई होती है, अगर वो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो हम प्रीलिम्स और मेंस बहुत इजीली सेल थ्रू कर सकते हैं। तो फिर मेंस के लिए मैंने वर्ड टू वर्ड सिलेबस देखा, एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स थे उनको पढ़ा। मतलब मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक सारी एनसीईआरटीज पढ़ी और उससे मुझे बहुत अच्छा एक जिसे बोलते हैं फाउंडेशन मिला और फिर मेरा सिलेक्शन। ग्रेट। तो जब आपने एग्जाम अपियर किया, मेंस में जब किया, तो उस समय आपने कोई सपोर्ट लिया? जैसे जनरली लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प मिल जाए, वो गाइडेंस मिल जाए। तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको गाइडेंस मिला कि मैं मतलब अब 90% में श्योर हूँ, 10% में अपनी सेल्फ स्टडी से और सारी चीजें गेन करके एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ? तो ऐसी कोई चीज? देखिए, फर्स्ट टाइम तो मैंने नहीं लिया था। सेकेंड टाइम पे मैंने इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज ली थी। बट इस बार मैंने टोटली हमारे सर हैं श्री प्रदीप मिश्रा सर, इंदौर में अकेडमी है उनकी। और सबसे अच्छी बात है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, इस तरह से ही है। और बहुत अच्छा एक फादरली फिगर है हमारे लिए। उन्होंने हमसे ये बोला था कि आप स्ट्रैटेजी मत डिसाइड करो, स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करेंगे, हम जो बोल रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। और टू बी ऑनेस्ट लास्ट अटेम्प्ट में यही किया है। बहुत कम समय था हमारे पास, केवल 2 महीने थे। और जैसा उन्होंने बोला है वर्ड टू, मैंने बिना सोचे टोटली, जिसे बोलते हैं ना कि डेडिकेट कर दिया हमने उनकी तरफ अपने आप को कि सर आप जैसा बोले वैसा। हमने वही फॉलो किया और बिल्कुल सिलेक्शन आ गई। मेरी कमी एक्चुअली हिंदी में रह गई थी और हिस्ट्री का पेपर बिगड़ा था। इस वजह से क्लास 2 नहीं हो पाई कुछ मार्क्स से, बट डेफिनेटली आगे तो हो जाएगी। आई होप सो। ग्रेट। तो जब आपको और भी कोई चैलेंजेस लगे होंगे कि यहाँ जो है मुझसे कमी हो रही है, मुझे तीसरा अटेम्प्ट लेना पड़ा, क्या हर बार हमें हिस्ट्री और उसी सेगमेंट में लेकर कठिनाई रही या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स रहे? क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से इस तरह पाना, तो डेफिनेटली हिस्ट्री एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जो हमारे मार्क्स कम कर सकता है, ज्योग्राफी हमारे मार्क्स बढ़ा सकता है। और भी कोई सब्जेक्ट को लेकर इस प्रकार का कोई डिलेमा था कि ये अच्छा हो सकता है या ये इस तरीके से? जैसे हमारे 6 पेपर्स हैं, तो मैंने बताया हिंदी मेरी थी, क्योंकि हम हिंदी बहुत कैजुअली लेते हैं। एक्चुअली हिंदी में एक एक मात्रा पे मार्क्स कम होते हैं, मैंने आरटीआई लगा के देखा था और मैंने कॉपी पाया कि एक एक मात्राओं पे वो लोग मार्क्स काटते हैं, तो हम बहुत कैजुअली ले रहे हैं, विच इज नॉट राइट। और ऑफ कोर्स टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे पेपर 3 में एज मिला था।
और वहीं पेपर 1 में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है जो बहुत वास्ट, बहुत ह्यूज है, उसमें मुझे डिफिकल्टी आई क्योंकि पहले तो मगअप करना हर चीज शुरू से, और बहुत मुश्किल होता है कि किस सन में रजिया सुल्तान आई थी वो याद करना और किस सन तक रही थी। तो ये सारी चीजें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट पोर्शन रहा। मेरा पेपर छूटने का रीजन ये नहीं था कि मैं मतलब अटेम्प्ट जो है वो नहीं आता था मुझे। एक बेसिक मिस्टेक मेरी रही कि मेरी राइटिंग स्पीड नहीं थी। मतलब 2 महीने में मैंने अगर हर हफ्ते भी 2 पेपर लगाए तो बामुश्किल मैं 16 पेपर लगा पाई थी, अटेम्प्ट कर पाई थी प्रैक्टिस के लिए। 3 दिन हमें तो अपने आप को करेक्ट करने में भी लगते हैं, रिवीजन के लिए लगते हैं वगैरह। तो वहाँ एक मुझे लगता है मिस्टेक हुई। दूसरा, हम स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं तो हम पेपर 4 को और पेपर 5 को बहुत अंडरमाइन करते हैं, जबकि उसमें जिसके स्कोर ज्यादा आते हैं, आप देखिए टॉपर्स वही होते हैं जी। क्योंकि पेपर 1, 2 एंड 3 में तो लगभग सबके बराबर मार्क्स ही आते हैं, 170, 180। बट एक्चुअली स्कोरिंग पोर्शन है वो हिंदी होता है और एथिक्स होता है। तो ये मेजर पोर्शन मुझे इस पे वर्क करने की जरूरत है। ग्रेट। एथिक्स को लेकर फिर क्या रणनीति आपकी रही कि मैं एथिक्स मैंने इस तरीके से पढ़ा या कहीं पढ़ा या फिर आपने सेल्फ स्टडी की? एथिक्स को लेकर क्या प्लानिंग थी आपकी? क्योंकि एथिक्स को लेकर जनरली इंग्लिश में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंग्लिश में मटेरियल बहुत कम मिलता है एथिक्स को लेकर, तो जनरली लोग दिल्ली का किसी पब्लिकेशन का सपोर्ट लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे एथिक्स को यहाँ से तैयार करना चाहिए? सोर्स क्या है? पी मिश्रा एकेडमी की सबसे खास बात यह है कि वो डे 1 से आपको एथिक्स ही पढ़ाते हैं। हर बात में आपको डे टू डे लाइफ से रिलेट करके ऐसे केसेस बताते हैं कि बाय डिफॉल्ट आप वैसा सोचते हो जैसे एक सिविल सर्वेंट को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बना पाया मेरे लिए। उसके अलावा अतुल गर्ग की एक बुक है इंग्लिश में, हमने उसको फॉलो किया। हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमें केस स्टडीज बहुत सॉल्व करवाई थी, तो हम क्लासेस में ओपन डिस्कशन करते थे, एक केस ले लेते थे और कई सारे बच्चे एक साथ बैठ के अपने अपने व्यू पॉइंट्स प्रोज एंड अगेंस्ट में बोलते थे, और इससे हमारे पास अच्छा एक प्रॉपर मटेरियल जो होता है बेस वो इकट्ठा हुआ। हमें वहां पे आंसर एकदम से लिखने में बहुत हेल्प मिली उससे। ओके, ग्रेट। प्रीलिम्स में जैसा आपको पता है कि सीसेट एक क्वालिफाइंग सिस्टम रखता है, सिर्फ क्वालिफाई करने की जरूरत होती है हमें, तो उसको लेके कितनी कंसर्न्ड थी आप? कितना टाइम दिया सीसेट को? क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आती थी तो सीसैट में मुझे, और इंग्लिश भी मेरा ठीक ठाक है, तो इसलिए मुझे पैसेजेस और मैथ्स को लेके उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। बट हाँ, हम इसे टोटली रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी हमें कुछ मिनिमम परसेंटेज है जो अटेन करने हैं, तभी हम क्वालिफाई करते हैं। भले हमने पेपर 1 में 100 लाया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, हमें उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। और खास तौर से डिसीजन मेकिंग पोर्शन, अगर हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हो या हम डे टू डे लाइफ में जो डिसीजंस देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेते हैं, सॉरी, अगर हम वो चीज थोड़ा गौर करें अपने डे टू डे लाइफ में, तो मुझे लगता है कि वो वाले 5 क्वेश्चन तो आपके एकदम सॉलिड प्रिपेयर हो सकते हैं। विथ एथिक्स डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, और सीसैट में बेसिक मैथ्स होती है, क्लास 10 तक की मैथ्स होती है, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कोई इशू है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। ग्रेट, ग्रेट। जब आप फील्ड में अब काम करने आ गई हैं और आप देख रहे हैं जो चीजें हैं, तो कौन ज्यादा चैलेंजिंग था, पीएससी की प्रिपरेशन करना या फील्ड में आके चीजों को जो है अपने हिसाब से ठीक करना? दोनों में से क्या ज्यादा चैलेंजिंग है? देखिए, दोनों फेजेस की एक अलग महत्व है। अब मैं ये कहूंगी कि पढ़ना, अपने गुरु से मतलब गाइडेंस लेना, अपने सहपाठियों के साथ डिस्कशन करना, वो एक अलग तरह का लुत्फ है। और जो अब हम काम करते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारे काम की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को फायदा मिला है या हेल्प मिली है कि जिसको बहुत जरूरत थी, जैसे अभी गुजरात में कुछ लोग फंसे थे और जब मैं उनको वापस मेरी जो तहसील है वहां तक लेकर के आई, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो आटा उबाल के खा रहे थे, उनका खाना अरेंज किया, उनका ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज,
तो फाइनली वो जो इमेंस सेटिस्फेक्शन है उसी के लिए हम सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो वो एक अलग ही बात है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पता ही है, सैलरीज आर नो इशू, तो लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन है ये कहीं नहीं मिलता है, ये दिस इज ओनली इन दिस जॉब। ग्रेट ग्रेट, डेफिनेटली। now comes to the another question, जो है मेन, जैसे अभी आप फील्ड में हैं, इतना सारा काम आपको मिलता है, जब आप निकलते हैं बाहर जाते हैं, एक जरूर एक मोटिवेशन, एक एनर्जी हमेशा रहती है कि मैंने पीएससी क्लियर किया है और मैं लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रही हूँ, तो वो एनर्जी हमें हमेशा फेस से दिखती भी होगी। लेकिन जो जरूरी प्रश्न ये है कि क्या सोशल स्टेटस में कोई बदलाव आता है? क्योंकि पहले जब आप तैयारी कर रहे थे ना, और जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक लिमिटेड लोग ही जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके स्टेटस को समझते हैं। अभी जब कोई कहीं आप जाती हैं और आप बोलती हैं कि मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ और इस पोस्ट पर मैं काम कर रही हूँ, तो किस तरीके का रिस्पांस लोगों से मिलता है? और फैमिली में भी आपको कोई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? आपके रिलेटिव्स जो है आसपास, उनका नजरिया में कोई बदलाव क्या देखने को मिलता है? ऐसा कुछ महसूस किया आपने? जी बिल्कुल, सोशल स्टेटस में बहुत अंतर आता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट हाँ, पहचान आपकी बहुत विस्तृत हो जाती है। हर कोई जानता है, जैसे अब हमारी जो लिमिट्स हैं कि हमारा एरिया जो है, तहसील्स होती हैं, डिविजन्स होते हैं, इसमें हमें ऑलमोस्ट हर व्यक्ति जानता है, और उसके अलावा हमारे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ हमें मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब में जो हमें मिलती है। फिर पार्ट आता है कि रिलेटिव्स एंड फैमिली डेफिनेटली मदर एंड फादर आर द पीपल जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, लोगों को बताएंगे भाई मेरी बेटी ये है, और इस तरह से ये वो एक अलग ही फीलिंग है जब आप अपने पेरेंट्स को उतना हैप्पी देखते हैं। और रिलेटिव्स ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं लेग पुलिंग करते हैं, तो वो चीज अब कम हो गई है। अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि अरे मेरी तो भतीजी ऐसी है और मेरी तो भांजी, मतलब इस तरह से, तो इट इज गुड। डेफिनेटली, मतलब आप जो लैग पुलिंग करते थे, आई होप वो सबसे ज्यादा वही आपके एग्जाम्पल देते होंगे कि आज ये इस मुकाम पर है। डेफिनेटली। इंटरव्यू को लेकर आपके क्या मार्क्स रहे, और जो मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए उसको लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी? क्योंकि जनरली इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेकर लोग बोलते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, जनरली प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसका कोई तरीका है? या मॉक टेस्ट एक तरीका है जानने का, सेल्फ वैल्यूएशन का, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कौन से जो इथिकल पॉइंट्स हैं, जो इथिक्स है हमारे इंटरव्यू को लेकर, हम उन पर कहाँ तक खरे उतरते हैं? इंटरव्यू में, तीनों इंटरव्यूज में मेरे मार्क्स ठीक ठाक रहे, सेटिस्फैक्टरी रहे। फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे 135 मिले थे, और गौतम सर का और बिहार सर का बोर्ड था। और जी, और इस बार मुझे 140 मिले जो शर्मा मैम का बोर्ड था, और मैं सेटिस्फाइड हूँ। इसमें मैं ये बोलूंगी कि जब हम वहां जाते हैं तो हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसा ही प्रेजेंट करें, हम कोई नाटक ना करें, हम ये दिखावा ना करें कि हम कुछ और हैं, क्योंकि वो इतने ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं वहां पे कि वो बिल्कुल आप जान जाएंगे कि आप फेक कर रहे हैं या सही बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एथिक्स को लेके आप आंसर हमेशा वो दीजिए जो एथिकली करेक्ट है और जो आपको लगता है कि होना चाहिए। मतलब ये पेपर प्रिपेयर करके हम जान ही जाते हैं कि क्या एथिकल डायलेमा की सिचुएशन में हमें क्या फॉलो करना है, इस तरह से। इसके अलावा नॉर्मली मैंने कभी नहीं देखा कि वो अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, वहां पे आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। जो क्वेश्चन बोलते हैं या पूछते हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, और आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एंड क्रिस्प आंसर देने हैं, एंड बिना किसी नाटक के। आप अपनी जो प्रोफाइल बनाए उसमें ये ध्यान रखें कि आप कुछ भी फेक ना करें। जैसे मेरी हॉबी कुकिंग थी तो मैंने कुकिंग ही लिखी, लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि आप कुकिंग मत लिखिए, ये आपके फेवर में नहीं जाएगी, तो बट लेकिन मैंने कुकिंग ही लिखी और मुझे उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इनफैक्ट फायदा ही हुआ। ग्रेट ग्रेट, मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि इंटरव्यू में जब क्वेश्चंस होते हैं तो एक डायरेक्शन होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड से निकल के आता है, या तो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है या आपके हॉबीज से आता है। तो मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो किस सेगमेंट से पूछे गए? क्या आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से, हॉबी से, कहाँ से निकल कर आए क्वेश्चन?
जो विकास जी आपका पहला क्वेश्चन था कि जी आप इस तरफ कैसे आ गए, जब आप एक ऑलरेडी एक करियर परस्यू कर रहे थे तो आप इस तरफ कैसे आ गए, ये जी क्वेश्चन मुझे प्रत्येक बार पूछा गया और मैंने पूरी ईमानदारी से जो आंसर आपको दिया वही आंसर उन्हें भी बताया और बिल्कुल किसी के चेहरे पे कोई हिचक वाली कोई मैंने एक्सप्रेशन नहीं देखा। दे वर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई, लड़की देर आए दुरुस्त आए हो गया। जी और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि मोस्टली जो आप बायोडेटा भरते हैं, जी लास्ट में एक फॉर्म भराया जाता है हमसे अनुप्रमाणन, जी उसमें जो हम होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस उससे ही उठ के आते हैं। मतलब द की इज कि आपको क्या क्वेश्चन चाहिए इंटरव्यू में, ये आप खुद लिख के देते हैं। जी डेफिनेटली। तो जब हॉबी आपने कुकिंग होने कही तो कुछ क्वेश्चंस क्या हॉबी को लेकर भी बने कि क्या आप कुक करती हैं, क्या बेस्ट कुक करती हैं, या रेसिपी किसी चीज की आपसे पूछी गई? रेसिपी या इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन है। एक बहुत विचित्र सा सवाल जो हमें मॉक में भी पूछा जाता था और वहां पे भी पूछते हैं लगभग, जी कि जी ये कुकिंग हॉबी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगी। ओके तो डेफिनेटली हाँ। तो हम क्योंकि हमारे मॉक्स बहुत अच्छे, पी मिश्रा सर बहुत ही अच्छी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। मैं बिल्कुल हर किसी को एडवाइस करूंगी कि अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर वो एडमिशन दे रहे तो आप बिल्कुल वहां जाएं, कम से कम 2 मॉक दीजिए, आपका हेल एंड हेवन डिफरेंस आ जाएगा परफॉर्मेंस में। ओके उन्होंने हमें ये सारी चीजें तैयार की थी, करवा दी थी। तो वही है कि बेसिकली हमें प्लानिंग आ जाती है, क्योंकि हम जब कुकिंग करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आती है कि भाई पहले इस चीज का तड़का डालना और उसके बाद ही ये मसाले डालना और उसके बाद ही ये। तो एक प्लानिंग का जो वे है वो आ जाता है। फिर फाइनली जो लास्ट में जब खा के और खिला के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एक अलग ही लेवल है। तो मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न थे जो हम सोच भी नहीं सकते कि जी ये प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, वैसे हम्म प्रश्न भी पूछ लो। ओके ओके। अब मेंस की ओर मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा कि जब हमने इंटरव्यू को लेके भी इतना डिस्कशन किया है, मेंस में जो है क्या आपने टेस्ट सीरीज को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? देखिए मेरी मिस्टेक यही रही कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी और हर हर एक पेपर में हम्म, मैंने कम से कम 20 से 25 मार्क्स का आंसर छोड़ा है, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। तो अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आपको नहीं भी आता, प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो भी आप टेस्ट लिखिए। मेरा तो ये मानना है कि टेस्ट से बहुत बहुत हेल्प मिलती है। हमें एक अप्रोच मिलती है, नए क्वेश्चन देख के उसमें हम क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हर किसी की मत ज्वाइन कीजिए, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ऑब्जेक्टिव जो टू द पॉइंट है, बहुत सारे टेस्ट दीजिए लेकिन सही जो क्वेश्चंस दे रहे हो। जो मतलब बहुत से ऐसे मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो जिससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं, जो हमारा फोकस है वो ब्लर हो जाता है, तो वो ना करें। हम टेस्ट दें, बहुत दें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ग्रेट ग्रेट। नाउ कम्स टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखें हम प्रेजेंट सिनेरियो में तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है दे आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द प्रिपरेशन। तो ये जो तैयारी में हम देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर पहले हमें मैगजीन्स पर ही डिपेंड होना पड़ता था, कई बार न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ पाते, हमारी रूटीन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो क्या आपके पूरे प्रिपरेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस रहा? डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविड-19 की सिचुएशन में तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, लेकिन जी मैंने पर्सनली उसको बहुत लिमिटेड रखा। हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि हमें 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना है, हमें इन चीजों से ज्यादा कहीं डिजिटल सर्च नहीं करना है। मोस्टली बुक्स अवेलेबल हैं, जी हम बुक से कर सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है, इट इज द वेब। मतलब हम एक लिंक क्लिक करते हैं, एक पेज खोलते हैं, हम दूसरी क्लिक करते हैं एंड इट इज लिमिटलेस। आप देखिएगा कि बहुत लोगों का टाइम इसी में चला जाता है। तो डेफिनेटली। हमें टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन में। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बह जाएं कि हम लिंक पे लिंक क्लिक कर रहे हैं। तो इट हैज टू बी लिमिटेड डेफिनेटली। बट हाँ, क्योंकि अभी सिनेरियो ऐसा है कि वी कैन नॉट रूल आउट प्रिपरेशन, तो और हम कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते हैं, तो यस डेफिनेटली ये जो सोशल मीडिया, यूट्यूब या डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत जी अच्छा एक
प्लेटफॉर्म है और बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है। ग्रेट। करंट अफेयर्स को लेकर आप के क्या सजेशंस हो सकते हैं कि मैंने यहाँ से तैयार किया था और ये आप भी तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से कोई सजेशन आपका करंट अफेयर्स को लेकर? करंट अफेयर्स मैंने ज्यादा मैगजीन्स नहीं देखी विकास। जी एक निर्माण न्यूज़पेपर आता है, ये वीकली न्यूज़पेपर होता है। जी, इसमें रोजगार निर्माण। लगभग खबरें होती हैं और इसके अलावा क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, 2 या 3 पेजेस क्वेश्चंस के होते हैं। वो एक कहीं ना कहीं मतलब रेगुलर चीज थी जो हम फॉलो करते थे। हमारे जो गुरुजी हैं वो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बता देते थे। इसके अलावा मैंने एक लीड द competition.in ये वेबसाइट है, इसमें मंथली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, बस इसके अलावा मैंने और कहीं से कुछ भी नहीं देखा। All right, now comes to the conclusive part. मैं ये जानना चाहूंगा कि what are the important don'ts, है ना, क्योंकि डू सभी को पता है कि हमें क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। कहीं ना कहीं ये चीजें, इतने सारे इंटरव्यूज होते हैं, सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बस मेरा प्रश्न ये है कि हमें कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स को जिनसे बचना चाहिए, कि यहाँ आप लैग करेंगे तो प्रीलिम्स आपका रुक जाएगा, यहाँ लैग करेंगे तो मेंस रुक जाएगा, या किन चीजों से हम दूर रहें? इस प्रकार से आपकी कोई सजेशंस हो तो वो जरूर बताएं। जी बिल्कुल। डोंट्स में सबसे पहली बात ये है कि सब कुछ ना पढ़े। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी कि अपन सब कुछ पढ़ ले, सारी नॉलेज ले ले। तो आप उतना ही पढ़े जितना जरूरी है। स्मार्ट स्टडी की बहुत जरूरत है अभी। ऐसा है कि अगर सिलेबस आपके हाथ में है तो आप टू द पॉइंट सिलेबस पे जो केवल वही पढ़े और उसके अलावा कुछ ना पढ़े। दूसरा डोंट में मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन जो यूजलेस होते हैं, जैसे हमारे सर जिसे बोलते थे कि पान के ठेले पे खड़े होके कुछ भी लोग बोलते हैं, कुछ भी कमेंट देते हैं, वो ना करें। सोचें, अपनी एक सोच बनाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। तो बिल्कुल यही 2 चीजें मैं बताना चाहूंगी। ग्रेट। एक थंब रूल रहा है हमेशा से पीएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि इतना सिलेबस जो है वो डिफाइंड है ऑलरेडी, और लेकिन हमारे पास जो जीएस का मटेरियल है वो अनलिमिटेड है। मटेरियल अनलिमिटेड है लेकिन सिलेबस डिफाइंड है। तो जनरली एक थंब रूल कहा जाता है कि डोंट बी ए स्कॉलर, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें पोस्ट चाहिए। तो इसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं कि कहाँ जाके ये कितना जरूरी है जानना कि मुझे अगर ज्योग्राफी में यहाँ जा रहा हूँ, यूनिवर्स अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ रुकना है, इतना मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ये कैसे डेवलप होगा? इसका बहुत सिंपल रूल है। एक सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें, उसको हमेशा साथ में रखें। एक पॉइंट आता है जब आपको सिलेबस रट जाता है। दूसरा, बहुत सारी ना देखें, एक बुक देखें, बार बार देखें। बहुत सारी बुक एक बार देखने से बेटर है एक ही बुक को 10 बार देखें। तो उससे हम जैसे हमारा एम ये है कि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना, एम नहीं है स्कॉलर बनना, जैसा कि आपने बोला। तो बिल्कुल सही है। उसमें ये हो जाता है कि हमारे पास 5 ही पॉइंट होते हैं, लेकिन वो 5 पॉइंट भले हमारे पास छठा पॉइंट नहीं होता है 6 मार्क्स के आंसर की अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन वो 5 पॉइंट ऐसे होते हैं कि वो एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा और वो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से दे देगा बस। और प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा जरूरी है कि आप कीवर्ड्स को यूज करें। ग्रेट। अब आपके कुछ ओपिनियन हो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को लेके फाइनली, कि अभी जो सिचुएशन है, सभी लोग अपने घरों में हैं और क्वारंटाइन में, काफी लोग स्टूडेंट्स भी माइग्रेशन करने के बाद अपने अपने घर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा टाइम है। मुझे लगता है कि हम तो कोचिंग जाते थे और आते थे, इसमें हमें 4-4 घंटे लगते थे प्रिपरेशन के लिए। जो कोचिंग में हम पढ़ के आते थे, फिर हमें दोबारा रिवीजन करने के लिए भी पूरा टाइम नहीं मिलता था जी। मतलब पढ़ने का भी नहीं मिलता था, तो बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। तो उस तरह से ये बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा ये है कि अब एक इस तरह की सिलेबस में ऐसे चेंजेस भी आए हैं जो सेल्फ स्टडी करेगा उसको एज है। अब वो कोचिंग वाले जो बेच रहे हैं लगातार हर किसी को अवेलेबल है, वो उतना हेल्प नहीं करेगा जितना सेल्फ स्टडी पे करेगा। बैठे, टाइम लिमिट्स रखें, अपने नोट्स बनाएं और उसी को बार बार रटें, उसी को बार बार देखें
और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर ना जाएं, बी सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। Thank you so much for giving your precious time and very thankful from Unacademy family. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये इंटरव्यू काफी लाखों लोगों को जो है इंस्पायर करने वाला है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ लाइफ। थैंक यू विकास, आई होप सो कि ये कुछ हेल्प कर पाए सबकी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।